गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा से गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज को हम लोग जारी रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग, जो हम लोग मुख्यतः HSG माने हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी के नाम से जानते हैं, वो करते हैं। और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में लेप्रोस्कोपी की कब कब कैसे कैसे ज़रूरत पड़ती है, उसके फ़ायदे गैरफायदे नुकसान, कब क्यों कैसे करना चाहिए, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सपना, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा, मेरे को ये बताओ, फेलोपियन ट्यूब जो हमारा इनफर्टिलिटी में जो चीज़ होती है, ये फेलोपियन ट्यूब ये बहुत काम की होती है जी। ये हम लोग कब टेस्ट करते हैं और उसको टेस्ट कैसे करते हैं? हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, सब लोग जानते हैं जी। हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी होता क्या है? जी, सबसे पहले तो नमस्ते दर्शकों। सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगी एक बार फिर से कि ये हमारे फीमेल्स का एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये बच्चेदानी है। ये बच्चेदानी का मुंह, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, योनि का भाग वेजाना बोलते हैं। दो फेलोपियन ट्यूब्स, दोनों साइड नलियाँ होती है और दोनों साइड अंडकोश दैट इज ओवरीज होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फेलोपियन ट्यूब्स है। और एक बात और समझ लीजिए कि फेलोपियन ट्यूब्स ओवरीज के बिल्कुल पास में है, एकदम नज़दीक में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने कहा HS ग्राफी, HSG मतलब हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। सैल्पिंग जो वर्ड है उसका हमारे मेडिकल लैंग्वेज में मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब्स, और उसका हम एक्सरे निकाल रहे हैं, इसलिए हमने उसको हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी बोल दिया। यूट्रस और सैल्पिंग्स, फेलोपियन ट्यूब दोनों का एक्सरे होता है, इसलिए यूट्राइन कैविटी भी हमको पता चलती है और फेलोपियन ट्यूब भी पता चलती है। जब दोनों का हम लोग एक्सरे निकालते हैं तो उसको हम लोग HSG बोलते हैं। जी। नली का एक्सरे, अभी इसमें दो नली का एक्सरे क्या होता है वो हम समझ रहे हैं कि हम लोग नली का एक्सरे मतलब फेलोपियन ट्यूब्स को टेस्ट कर रहे हैं कि नलियाँ खुली है कि नहीं। कभी कभी नलियों में कचरा आ जाता है, या कभी कभी ये जो हम प्रोसीजर करते हैं इससे हमको मेनली फेलोपियन ट्यूब्स, हमारी नली खुली है कि नहीं, ये पता पड़ता है। और एक दूसरा फायदा होता है कि छोटा मोटा जो कचरा भी होता है तो वो डेब्रीज है वो फ्लश आउट हो जाते हैं। ये हम लोग HSG, अभी हम लोग ये हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी पूरा वर्ड यूज नहीं करेंगे, HSG वर्ड यूज करेंगे। HSG अगर हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस हैं, कोई यंग कपल आया है, छोटे टाइम से ट्राई कर रहा है, कम टाइम से ट्राई कर रहा है, तो उसमें हम लोग HSG कब एडवाइस करते हैं? जैसे आपका पहला सवाल है कि यंग कपल आया है, तो यंग कपल हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि 1 साल तक अगर वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो वो हमारे पास आते हैं। फिर हम अपना ट्रीटमेंट का प्रोसेस चालू करते हैं और 4 से 6 महीने अगर उनको अच्छी साइकिल्स मिल रही है, ओव्यूलेटरी साइकिल्स है और अंडा छूट रहा है, रिलेशनशिप हो रहा है, चमड़ी बन रही है, बहुत सारे हमारे क्राइटेरिया होते हैं। अगर 6-7 महीने में भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो फिर हमको 8 से 10 महीने हम उनको समझाते हैं, काउंसिल करते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर हम नली के एक्सरे के बारे में उनको समझाते हैं कि हो सकता है कि नली में कचरा हो, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स ही वह स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे अंडा और स्पर्म मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर नली अगर बंद है या उसमें ब्लॉकेजेस हैं या फिर उसमें कचरा है तो प्रेगनेंसी में जो हमारा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। नॉर्मली यंग पेशेंट में अगर उसका ओव्यूलेशन बराबर हो रहा है, जैसा सपना ने बोला, और बेसिक हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल है और हमने 4, 5, 6 साइकिल उसकी ओव्यूलेशन स्टडी की है और वो सब नॉर्मल है, तो ही हम लोग फेलोपियन ट्यूब स्टडी का बोलते हैं। यूजुअली HSG हमारे लिए फर्स्ट चॉइस होती है, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग HSG जल्दी भी बोलते हैं। सपना, वो कब बोलते हैं? पेशेंट हमारे पास अगर आता है तो हम लोग 6-7 महीने वेट करने के बदले जल्दी HSG बोलते हैं, 1 साइकिल 2 साइकिल में, वो कब होता है? जैसे पहला केस था कि हमारा यंग कपल है, बिल्कुल हेल्दी है, तो उनके लिए हम 8 से 10 महीने वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास दूसरे तरह का एक पेशेंट आए हैं या कपल आए हैं जिनके बार बार अबॉर्शंस हो चुके हैं, IUI के प्रोसीजर्स हो चुके हैं, लंबे समय से वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ट्रीटमेंट लेने का मतलब है कि बार बार उनकी सोनोग्राफी हो रही है, बार बार उनके IUIs, ये सब इन्वेजिव प्रोसीजर्स है जिससे अंदर यूट्रस में और फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है। अबॉर्शन के प्रोसीजर में जैसे कई बार वो DNCs कराई हुई होती है, सफाई कराई होती है, तो इस तरह के केसेस में हम जल्दी अपना कॉल लेते हैं कि भाई हमको अभी नली का एक्सरे करना चाहिए। मे बी 2 से 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही हम इमीडिएटली वो टेस्ट करना चाहते हैं। कुछ यंग पेशेंट्स में भी हम लोग जल्दी HSG करते हैं। अगर पेशेंट को बार बार लेकोरिया या वाइट डिस्चार्ज के कंप्लेन है या फिर वजाइनाइटिस, बार बार इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रहता है उसको, तो उससे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। उस केसेस में हम लोग HSG जल्दी करते हैं। अच्छा, ये बताओ, HSG हम लोग साइकिल के कौन से दिन पे करते हैं? हाँ जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कि नॉर्मली पीरियड बंद होने के बाद हम करते हैं। जिस दिन पीरियड आता है उसको पहला दिन गिनते हैं। 4 से 5 दिन में लगभग सभी महिलाओं को पीरियड बंद हो जाता है। तो मोस्टली पीरियड बंद होने के 3-4 दिन बाद, मतलब 8वें 9वें 10वें दिन कभी भी हम उसको प्लान कर सकते हैं। चालू पीरियड में और पीरियड बंद होने में क्या फर्क है? क्यों हम लोग चालू पीरियड में हम लोग HSG नहीं करते हैं? जैसे आपने पीरियड की बात करी, सेम थिंग अप्लाइज फॉर इन्फेक्शन। कोई भी अगर एक्टिव इन्फेक्शन है या पीरियड चालू है तो जब हम नीचे से डाई डालेंगे, जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि एचएसग्राफी का प्रोसीजर कैसे करा जाता है, तो वो इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब से रिट्रोगेट होके अंदर फैल सकता है। और उसके अलावा एक और कारण है, जब पीरियड चालू होता है यूट्रस के अंदर साइनसिस ओपन होते हैं। साइनसिस माने ब्लड की कलेक्शन की स्पेसिस, और जब हम लोग डाई डालते हैं तो वो साइनसिस में जा सकती है, जिसके कारण एम्बोलिज्म हो सकता है और पेशेंट को रिस्की हो सकता है। इसलिए पीरियड बंद होने के 3 से 4 दिन के बाद ही टेंटेटिवली 9वें 10वें 11वें दिन पे करते हैं। हालांकि ओव्यूलेशन होने के बाद हम लोग HSG करने का अवॉइड करते हैं जी। अब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप ये समझाएं HSG प्रोसीजर करते कैसे हैं? हाँ जी, तो एचएसग्राफी का प्रोसीजर हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहला सवाल है कि कहाँ करते हैं। तो ये हम एक एक्सरे सेंटर पे करते हैं जहाँ पे एक्सरे मशीन होती है, क्योंकि इसमें हम लोग डाई डाल के एक्सरे करना होता है। तो इसलिए हमारे क्लिनिक्स में ये नहीं हो सकता है, हमको पेशेंट को एक एक्सरे सेंटर पे, रेडियोलॉजी सेंटर पे रेफर करना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग खुद गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे पेशेंट को सबसे पहले ड्रेस वगैरह चेंज कराया जाता है, और उनको जैसे हम गायनिक चेकअप्स करते हैं, लिथोटमी पोजीशन या नीचे से ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, उसी पोजीशन में उनको लिटाया जाता है। और हम लोग कौन करता है? गायनेकोलॉजिस्ट खुद करता है, लेकिन वो उस एक्सरे सेंटर पे जाके करता है। अपना उनका एक प्रॉपर किट होता है, ट्रे होती है, जिसमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स और उनका पूरा सामान लेके जो हम यूज़ करते हैं। पेशेंट की पोजीशन देने के बाद हम लोग स्टेराइल कंडीशंस में ग्लव्स वगैरह पहन के अच्छे से क्लीनिंग करके, हमारी कैन्यूला होती है, LW कैन्यूला होती है, जो हम एलिस से पहले हम माउथ ऑफ द सर्विक्स, मतलब बच्चेदानी का जो माउथ है, सर्विक्स को पकड़ते हैं और वहाँ से हम कैन्यूला को इंट्रोड्यूस करते हैं, और एक सीरीज में हम डाई भर के पहले से ही रेडी कर दें। डाई मतलब वह डाई जो रेडियोग्राफिक होती है, जो एक्सरे से वो डाई डालने के बाद हम एक्सरे निकालते हैं, तो वो हमको फिर एक्सरे मशीन पे हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो वो डाई हम इंसर्ट करते हैं, जैसे ही हम रेडी होते हैं उसका फिल्म निकाला जाता है और फिर उसको स्टडी करा जाता है। क्या इस प्रोसीजर के पहले पेशेंट को क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? वो खा पी सकता है? कितनी देर पहले खाना पीना नहीं चाहिए? और इस प्रोसीजर में कितना देर लगता है, कितना टाइम लगता है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग पेशेंट की और डॉक्टर की कन्वीनियंस के साथ हम बुलाते हैं, और रेडियोलॉजी सेंटर पे हमको सब कुछ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो अर्ली मॉर्निंग उनको 7 से 8 के बीच में हम लोग कुछ मतलब प्रोसीजर के 3 से 4 घंटे पहले हमको बोल देते हैं कि वो हल्का नाश्ता या कुछ भी हल्का डाइट ले सकते हैं। और प्रोसीजर में ओवरऑल एक्चुअली कम्यूटिंग टाइम, रिपोर्टिंग टाइम ये ज़्यादा होता है, जबकि प्रोसीजर करने का जो टाइम होता है वो तो कुछ हमारा 5 to 7 मिनट्स या मैक्सिमम 10 मिनट्स का होता है। और जो एक्सरे की फिल्म निकालने का जो रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर है वो बहुत ही फ्यू सेकंड्स के लिए होता है। तो मोस्टली पेशेंट हमारे यहाँ आया, वहाँ पहुँचा, प्रोसीजर करवाया, ड्रेस चेंज करी, 1.5 to 2 आवर्स का टाइम उनको लेके चलना पड़ेगा, और खाने का 3 से 4 घंटे पहले उनको खाना पड़ेगा, और प्रोसीजर के बाद वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के बाद नॉर्मल सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं। क्या HSG में बहुत पेन होता है? और अगर वो पेन हो तो पेशेंट को तकलीफ होती है, उस पेन को कम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? जी, एचएसग्राफी में बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, ये थोड़ा सा एक मिथ है। कई बार क्या हुआ, कुछ पेशेंट्स के पहले के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, तो वो बहुत डरे हुए से रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पेन को कम करने का ये है कि प्रोसीजर के घंटे हाफ एन आवर टू 1 आवर पहले हम उनको कुछ पेन किलर इंजेक्शंस दे सकते हैं, डायनापार वगैरह, वोविरोन के इंजेक्शंस दे सकते हैं, जिससे उनको प्रोसीजर के समय तकलीफ कम होगा। और थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट, क्रैम्पिंग, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ये तो होता है, पर बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। HSG में हालांकि बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन उसका एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब भी हम लोग डाई को इंजेक्ट करते हैं, यूट्राइन कैविटी जो होती है 1 या 2 ml की उसकी कैपेसिटी होती है, और हम लोग डाई अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 ml इंजेक्ट करते हैं डाइल्यूटेड नॉर्मल सैलाइन के साथ। जब इतनी छोटी कैविटी में हम लोग डाई इंजेक्ट करेंगे, और अगर ये हमने ओपनिंग बंद कर दी है, डाई यहाँ से बाहर निकलेगी, अगर हमारा स्पीड ऑफ इंजेक्शन फास्ट होगा तो तुरंत कोलिक की स्पाज़म होगा, जिसके कारण पेशेंट को पेन होता है। इसलिए टेक्निकली एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हमको बहुत स्लो डाई इंजेक्ट करनी होती है, ताकि ये तुरंत स्पाज़म नहीं हो और पेन कम हो। और जैसा सपना ने बोला, प्रोसीजर करने के 1.5 से 2 घंटे पहले अगर हम लोग एनाल्जेसिक इंजेक्शन या फिर एनाल्जेसिक टैबलेट दे दें तो पेशेंट को पेन होने के चांसेस लगभग ना जैसे हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा 1-2 दिन बाद तक थोड़ा भारी भारी रहता है।
HSG करने के तुरंत बाद आधे घंटे, पौने घंटे, 6 घंटे तक पेशेंट को कुछ तकलीफें होती हैं, क्या क्या होती हैं? जैसे अभी हमने बात करी कि उनको थोड़ा लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे के जो पार्ट में डिस्कम्फर्ट रहता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, और इसीलिए हमने पहले इंजेक्शन दिया ही है, और हम उनको पेन किलर टैबलेट्स और कोई भी प्रोसीजर जब करा जाता है तो एंटीबायोटिक्स भी रिकमेंड करे जाते हैं और हम उनको प्रेस्क्राइब भी करते हैं। और इसमें वो है ना, थोड़ा आराम रखें, डाइट सॉफ्ट लें, और थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन भी वो कर सकते हैं, तो वो मोस्टली सॉल्व हो जाता है और विद इन 1 और 2 days दे आर टोटली कंफर्टेबल। 1-2 दिन हल्का थोड़ा सा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग जैसा भी होता है, जी। कुछ लोगों को थोड़ा सा चक्कर जैसे भी आते हैं। क्या ये HSG के कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ साइड इफेक्ट हैं जो पेशेंट को तकलीफ दे सकते हैं पेन के अलावा? बहुत ही रेयरली, देखिए नॉर्मली हम इतने सारे लोगों का एचएसग्राफी करते हैं, पर बहुत रेयरली कभी कभी फीवर या इन्फेक्शन हो सकता है। इसे हाउ यू आर चूजिंग द पेशेंट को करेक्ट टाइम पे चूज़ करना कि उनको ब्लीडिंग नहीं है, उनको इन्फेक्शन नहीं है, अगेन उनको और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर ये, और हम किस कंडीशन में कर रहे हैं, कितना हम स्टेराइल कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, एसेप्टिक कंडीशंस में अगर ये प्रोसीजर करा जाता है तो कोई तकलीफ नहीं होती है। अमूमन HSG में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। बहुत रेयर केसेस में जो डाई हम लोग यूज़ करते हैं उसके कारण एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है या फिर एम्बोलिज्म हो सकता है, वो भी बहुत रेयर केस में होता है। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि HSG कब नहीं करना चाहिए, कौन से केसेस में हमको HSG नहीं करना चाहिए? जैसे हमने वो बात करी कि भाई एक्टिव इन्फेक्शन है या ब्लीडिंग चालू है, तो इस तरह के केसेस में तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या फिर हम लोग प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं Correct. तब HSG नहीं करना चाहिए। अगर हमने पेशेंट को काउंसिल किया कि हम आपके अगली साइकिल में HSG करेंगे और पेशेंट को स्कैंटी पीरियड्स आता है, तो वो साइकिल में हमको HSG करने से पहले पेशेंट को या तो अल्ट्रासाउंड करके देख लेना चाहिए या फिर उसका एक बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो तभी हमको HSG मतलब करना चाहिए। पीरियड तो आया है लेकिन पीरियड बराबर नहीं आया है, और कोई हम प्रेगनेंसी अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमको वेट करके उसको करेक्टली यूज देखना पड़ेगा। HSG हम लोग रेडियोलॉजिस्ट के पास इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास एक IITV करके एक मशीन होती है, उसको इमेज इंटेंसिफाइड टेलीविजन बोलते हैं। जब हम लोग डाई डालते हैं तो वो यूट्रस के ऊपर उससे रख के वो डाई की फ़ोटो खींचते हैं और फिर एक्सरे निकालते हैं। उस मशीन से कुछ रेडिएशन निकलता है और बहुत सारे पेशेंट्स को रेडिएशन का बहुत डर रहता है। आजकल के गूगल के ज़माने में सबको रेडिएशन से बहुत डर लगते हैं। कितना रिस्क होता है रेडिएशन का? रेडिएशन का बहुत ही लो और मिनिमल रिस्क होता है, और अगर देखा जाए तो जो चेस्ट एक्सरे हैं उससे भी कम होता है। हम चेस्ट एक्सरे, हमारा छाती का एक्सरे, लंग्स का एक्सरे निकालते हैं तो उससे भी कम होता है। और एक बात मैं बता दूं कि जो एक्सरे जो एक्सपोजर है दैट इज़ ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। हमने डाई डाल दिए, हम बिल्कुल रेडी है, हम इंजेक्ट कर रहे हो, फिल्म निकाल रहे हैं, दैट्स लाइक इट्स लाइक ओनली 4-5 सेकेंड्स। लोग पूछते हैं HSG आप क्यों कर रहे हो, क्या इससे प्रेगनेंसी रहने में मदद मिलेगी? जी। आपका क्या आंसर है? एक्चुअली नली का टेस्ट करने का ये बेस्ट तरीका है, लो कॉस्ट और नॉन इन्वेसिव काइंड का। मतलब इन्वेसिव तो है बट इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है, बेहोश नहीं करना है, ऑपरेशन नहीं करना है। अगर आप दूसरा में सवाल आपको बोलो कि भाई एचएसग्राफी नहीं करना और नली को चेक करना है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। एक दूसरा ऑप्शन भी है लेकिन जो इन्वेसिव प्रोसीजर है वो हमारा लेप्रोस्कोपी है। अब लेप्रोस्कोपी एक प्रॉपर ऑपरेशन है, उसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पेशेंट के लिए एक बड़ा ऑपरेशन की तरह है। लेकिन ये एक छोटा प्रोसीजर है जिससे हम आराम से ये पता कर सकते हैं कि नली में कचरा तो नहीं है, नली बंद तो नहीं है। और कई बार हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ये टेस्ट करने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर प्रेगनेंट पेशेंट कंसीव भी हो जाते हैं। कभी कभी फेलोपियन ट्यूब्स में जो सिक्रीशंस होते हैं उसके अंदर जो पानी होता है वो सूख जाता है और वो सूख जाने के कारण फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम लोग HSG करते हैं, डाई पुश करते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस रिलीव होते हैं और उसको हमारी मेडिकल भाषा में ट्यूबल फ्लशिंग बोलते हैं। ट्यूबल फ्लशिंग थेरापेटिक काम करती है। थेरापेटिक मतलब प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ाते हैं और रिपोर्ट्स की माने तो HSG करने के 3 से 6 महीने के अंदर लगभग 70 to 80% चांस होते हैं और ये थेरापेटिक इफेक्ट का भी काम करते हैं। अच्छा, HSG जब पेशेंट करवाने जाता है तो उसको क्या कोई रिलेटिव को साथ में लाना चाहिए, जरूरी है? जी, कोई भी प्रोसीजर है तो हम बोलते हैं कि आप अपने एक रिलेटिव को लाइए, प्रेफरेबली अगर हस्बैंड है, और नहीं तो कोई भी फ्रेंड हो, मदर हो, कोई भी हो तो अच्छा रहता है। कितने? क्योंकि बाद में क्या है, वो पेट में डिस्कम्फर्ट है, क्रैम्पिंग है, तो वो शायद घर पहुंचने में उनको अगर ड्राइव नहीं कर पाएंगे या कोई साथ में रहेगा तो बेटर है। रिपोर्ट मिलने में कितना टाइम लगता है? और तुरंत ही मिल जाती है, विद इन आफ्टर द प्रोसीजर विद इन हाफ एन आवर रिपोर्ट हो जाती है, बन जाती है। कितना लगभग चार्ज होता है आजकल अपना यहाँ पर वडोदरा गुजरात में? लाइक ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 3000 to 4000, इट वेरीज 2500 to 3000 to 3500।
पहले किसी की HSG में प्रीवियस रिपोर्ट्स में अगर ब्लॉक्ड ट्यूब्स बता रही है और तो वो ब्लॉक्ड ट्यूब्स को हम लोग HSG करके खोल सकते हैं। ब्लॉक ट्यूब्स को हम HSG करके खोल सकते हैं कि नहीं, ये तो मोस्टली डिफिकल्ट है, लेकिन हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि रियली में ब्लॉक है कि नहीं। क्योंकि क्या है कि अगेन जैसे मैंने बताया कि आगे अगर एक प्रोसीजर में एचएसग्राफी में ट्यूब ब्लॉक है या मे बी 1 ट्यूब ब्लॉक है, तो अब पेशेंट बहुत कंफ्यूज है कि रियली मेरा ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं। और अगर उनको और कोई भी पैथोलॉजी नहीं है अंदर, अगर बच्चेदानी में और ओवरीज में कोई भी पैथोलॉजी नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर जो हम एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कभी कभी हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको प्रीवियस HSG के दौरान वैसा बताया गया है कि एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। हालांकि क्योंकि हम लोग इनफर्टिलिटी का इतना टाइम से मैनेजमेंट कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब कौन सी जगह पे ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जगह जहाँ फेलोपियन ट्यूब यूट्रस को मिलती है उसको हम लोग कॉर्नू बोलते हैं। अगर कॉर्नू ब्लॉक है HSG करते टाइम पे तो 95% केसेस में वो यूजुअली ओपन होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पेन जैसा ही पेशेंट को पेन होता है और जैसे ही हम लोग डाई इंजेक्ट करते हैं ये कॉर्नो स्पाज़म में चला जाता है। स्पाज़म माने फेलोपियन ट्यूब अपना तुरंत बंद कर लेती है और वहाँ से डाई नहीं जा पाती और उसको हमको फॉल्स पॉजिटिव ब्लॉकेज का रिपोर्ट मिलता है। अगर फिमरियल एंड पे ब्लॉक है तो यूजुअली चांसेस हैं कि वो फेलोपियन ट्यूब सही में ब्लॉक है, लेकिन उसको भी हम लोगों को थोड़ा डाई का वॉल्यूम ज़्यादा दे के हमको देखना पड़ता है कि वो सही में फिमरियल एंड पे ब्लॉक है कि नहीं। क्योंकि फिमरियल एंड पे ब्लॉक माने हम लोगों को लेप्रोस्कोपी करके उसको फिमरियल एंड को खोलना पड़े। कभी कभी फिमरियल एंड के अंदर डाई ज़्यादा भर जाती है लेकिन वो ट्यूब खुली होती है, पेटेंट होती है, उसको हमारी भाषा में टर्मिनल हाइड्रोसाफ्लेंस बोलते हैं। वो सारी चीज़ों को हमको देखने के लिए एक्सरे HSG दोबारा रिपीट करना पड़े। अच्छा ये बताओ मेरे को कि HSG हम लोग करने के कब ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी रखने का? इस महीने हमने HSG ट्राई किया। आइडियली तो क्या है ना कि एचएसग्राफी साइकिल्स में रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है। हालांकि ये एक्सपोजर बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट साइकिल से ही उनको प्रॉपर फिर से ट्राई करने का बोलते हैं। कुछ को डर रहता है कि वो रेडिएशन ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स को खराब डैमेज कर सकता है। हम बता ही रहे हैं ना कि बहुत कम है एक्सपोजर और बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए, तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को HSG से बहुत डर लगता है। पिछली बार HSG किया तो बहुत डर लग रहा है, तो उसके अलावा HSG के अलावा हमारे पास क्या क्या दो तरीके हैं एक्चुअली। आजकल जो IVF स्पेशलिस्ट है और जो नए डॉक्टर्स हैं तो मोस्टली वो तो सब लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, लेकिन एचएसग्राफी के अलावा एक और प्रोसीजर होता है जिसको हम सलाइन सोनोग्राफी बोलते हैं। तो इट इज SSG, सलाइन सोनोग्राफी। मतलब हम सोनोग्राफी के साथ नीचे से सलाइन इंजेक्ट करते हैं और सोनोग्राफी मशीन से हम ये जो हम फिमरियल एंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोनोग्राफी मशीन से हम ये फिमरियल एंड्स चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से पानी जो सलाइन है वो बाहर आया है कि नहीं। हालांकि एक और टेस्ट है CAT बोलते हैं, क्लैमाइडियल एंटीजन टेस्ट। फॉरेन कंट्रीज में यूजुअली वो लोग HSG पहले नहीं करते हैं, वो लोग पहले क्लैमाइडियल एंटीजन टेस्ट करते हैं और अगर क्लैमाइडियल एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तभी वो लोग HSG या फिर लेप्रोस्कोपी का एडवाइस करते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जैसे सपना ने बोला सलाइन सोनोग्राफी एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है। हालांकि पेन तो लगभग उस प्रोसीजर में भी उतना होता है। ओनली थिंग इज कि उसमें रेडिएशन एक्सपोजर अगर पेशेंट को कुछ डर हो तो वो करते हैं। अब आते हैं HSG की हम लोग रिपोर्ट के इवैल्यूएशन के बारे में। सपोज HSG बताता है कि आपका सब कुछ फेलोपियन ट्यूब पेटेंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम लोग पेशेंट को अगले महीने से एडवाइस बोलते हैं कि आप अगले महीने से आप टाइम इंटरकोर्स करें। बिल्कुल। सपोज उसका एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक आता है, हाँ जी। फिर क्या करेंगे? अभी हमारे पास एक डायग्नोसिस है, क्योंकि पेशेंट 8 से 10 महीने से कंसीव नहीं हो रहा है, तो अगर उनकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो हमको उनको समझाना पड़ेगा कि 2 फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं और उसमें से आपकी एक ब्लॉक है, लेकिन उनकी एक खुली है। तो ये हमको पेशेंट को पूरा काउंसलिंग करनी पड़ेगी उनके एक ही नली खुली है। अगेन हर साइकिल में जो उनका कंसेप्शन का जो रेट है, मतलब उनका कंसीव होने का जो चांस है वो कम हो रहा है। और अगेन ऐसा माना जाता है कि जिस साइड से वो अंडा बनता है, अगर सपोज जिस साइड के फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है और उस साइड का अगर अंडा बना है तो वो भी हम उनको समझाते हैं कि उस साइकिल में उनको प्रेगनेंसी रहने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। तो मतलब 50% ओवरऑल प्रेगनेंसी रहने का चांस उनका नेचुरल जो वो ट्राई करेंगे उसमें कम हो जाएगा। सो दे हैव टू ट्राई फॉर मोर मंथ्स। सपोज एक साइड का कॉर्नुअल ब्लॉक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 95% केसेस में कॉर्नुअल ब्लॉक यूजुअली स्पाज़म के कारण होता है, तो हम लोग गुड एनाल्जेसिक के बाद हम लोग रिपीट HSG 3 महीने 6 महीने बाद कर सकते हैं और यूजुअली हमने देखा है कि वो हमको दोबारा खुली हुई मिलती है। सपोज कॉर्नुअल ब्लॉक नहीं है, मिड ट्यूबल ब्लॉक है या फिमरियल ब्लॉक है, तो यूजुअली वो साल्पिंजाइटिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के कारण होता है। तो उस केस में हमको
लेप्रोस्कोपी करके देखना चाहिए। हालांकि अगर एक ही साइड ब्लॉक है, मिड ट्यूबल ब्लॉक या फिमरल ब्लॉक, और दूसरी साइड खुली है, तो हम लोग 4-6 महीने साल भर वेट कर सकते हैं पेशेंट को, दूसरी साइड से पेशेंट कंसीव हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट की प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री कितनी है, पेशेंट का AMH लेवल कितना है, पेशेंट के हस्बैंड के काउंट्स कितने हैं, पेशेंट वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, पेशेंट का हस्बैंड उनके साथ रहता है कि नहीं। जैसे हमारे कुछ पेशेंट्स आते हैं कि उनका हस्बैंड महीने में, साल में 1 या 2 बार ही उनके साथ में 1 महीने रह सकते हैं। कुछ लोग आर्मी में होते हैं, 6 महीने 8 महीने बाहर रहते हैं, तो हम लोग वो केसेस में ज़्यादा वेट नहीं करते। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग के बिना, HSG के बिना हम लोग IUI कर सकते हैं? बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं। IUI हम आइडियली नहीं करना चाहिए, क्योंकि IUI में क्या हो रहा है कि हम लोग है ना, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली हो रहा है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, प्रेगनेंसी नेचुरली रह रही है। जब हम इतना प्रोसीजर कर रहे हैं, टाइमिंग कर रहे हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन, हम ड्रग्स दे रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं, और IUI का सैंपल मतलब सेमेन का सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग अच्छा है, कंपलसरी अगर हम पहले उसको कर लें तो वी आर वेरी श्योर कि उनके फेलोपियन ट्यूब्स खुले हैं। तो आइडियली हमारे सेटअप में, हमारे हॉस्पिटल में तो हमारा प्रोटोकॉल यही है कि पहले हम एचएसग्राफी करें और फिर हम IUI की साइकिल स्टार्ट करें। नॉर्मली यंग फीमेल्स में अगर कोई भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, प्रीवियस सर्जरी नहीं है, प्रीवियस DNC नहीं है, प्रीवियस डिलीवरी नहीं है, प्रीवियस कोई उन्होंने MTP पिल नहीं लिया हो, या वाइट डिस्चार्ज वजाइनाइटिस की हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं कि यूजुअली फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस बहुत कम है, और 98-99% केसेस में फेलोपियन ट्यूब खुली होती है। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग IUI बिना HSG के कर सकते हैं, पर हालांकि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे पेशेंट्स को IUI की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर IUI करना पड़े तो यूजुअली ऐसा करना चाहिए कि पहले HSG करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी IUI में हम लोग, अगर हमारे राइट साइड 2 फॉलिकल बने और अगर उसकी राइट साइड की ही फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, तो वो IUI करने का कोई मतलब नहीं होता है। पेशेंट को अनड्यू एक्सपेंडिचर होता है और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं। इसलिए क्लैरिटी रखने के लिए IUI करने से पहले HSG करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, HSG के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे कई सारे, अभी हमने इतनी सारी बात करी फेलोपियन ट्यूब्स की, लेकिन उसमें यूट्रस का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। कई बार कुछ पेशेंट्स में यूट्राइन अनोमलीज होती है, एबनॉर्मल यूट्रस होती है, 2 बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के 2 मुंह होते हैं, बाइकॉन्वेट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस है, तो आर्क्यूएट यूट्रस है। तो इस तरह के केसेस में भी जब हम फिल्म देखते हैं, एक्सरे की फिल्म, तो हम उससे भी हम उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत यूट्राइन एनोमलीज हमको पता चल सकती है। अगर अंदर इंट्रा यूट्राइन फिलिंग डिफेक्ट है तो शायद पॉलिप हो सकता है, शायद फाइब्रॉइड हो सकता है, पर वो चीज़ें हमको सोनोग्राफी पे ज़्यादा पता चलती हैं। HSG एक बहुत सस्ती चीज़ है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत कम टाइम लेती है, नॉन इन्वेजिव है, पेशेंट को एडमिट नहीं होना होता है, और पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको फेलोपियन ट्यूब के अंदर की सीलियरी पैटर्न्स पता चलते हैं, जो हमको यूजुअली लेप्रोस्कोपी में नहीं पता चलते। हालांकि लेप्रोस्कोपी में एक चीज़ होती है साल्पिंगोस्कोपी करके, जिसमें हम लोग फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्कोप डालते हैं और उसमें फेलोपियन ट्यूब के मिकोजल पैटर्न, सीलियरी पैटर्न्स पता चलते हैं, पर वो टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है और बहुत कम लोग करते हैं। HSG लेप्रोस्कोपी के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वो बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, पुअर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सब्सिडाइज नहीं है और इंश्योरेंस कंपनीज नहीं देती हैं, HSG शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग। लेप्रोस्कोपी के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। HSG और फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो, हमको मैसेज करके ज़रूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे भेजें। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते।